नमस्ते। आज हम इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि इसका रिवाइज रिकमेंडेड एक सर्कुलर रिलीज हुआ था। ये सर्कुलर आप इस वीडियो देखकर वो सर्कुलर आप एक बार पढ़ सकते हैं। वो आरबीआई वेबसाइट में है, ठीक है। आरबीआई होम पेज में ही वो सर्कुलर है, तो ये वीडियो के बाद आप वो जाकर पढ़ सकते हैं। तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है और उसका नाम सक्सेस वॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स है। तो वहाँ मैं आज ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 616th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। उसमें ना उन्होंने रिवाइज किए हैं कंटीजेंट रिस्क बफर बी मेंटेन विद अ रेंज 7.5% टू 4.5% ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट। तो ये कंटीजेंट रिस्क बफर क्या है और ये क्यों चेंज हुआ है, ये क्यों इंक्रीज हुआ है, ये सब हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, तो ये ना अगस्त 2019 में इस फ्रेमवर्क चालू हुआ था। ओके, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, दैट इज एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द एक्सटेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस कमिटी के रिकमेंडेशन से ये 2019 में शुरू हुआ था और इस कमिटी का चेयरमैन था डॉक्टर बिमल जैन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में आया था। पूछ सकते हैं कि हु इज द हेड ऑफ दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमिटी, और 5 ऑप्शन होंगे, उसमें एक डॉक्टर बिमल जलान एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है? ये एक सिस्टम जो आरबीआई उपयोग करता है। और क्यों उपयोग करता है? क्योंकि हम सिस्टम में बहुत सारे रिस्क होंगे ना, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। इस एक एक रिस्क को टैकल करने के लिए कितना अमाउंट हमें असाइड रखना चाहिए। मतलब फ्यूचर में कुछ रिस्क हुआ तो फ्यूचर में एक मार्केट रिस्क कारण एक लॉस हुआ तो उस लॉस को टैकल करने के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए ना। तो वो कैलकुलेट करके कितना पैसे हमें मार्केट रिस्क के लिए अलोकेट करना चाहिए, क्रेडिट रिस्क के लिए अलोकेट करना चाहिए, ऑपरेशन रिस्क के लिए अलोकेट करना चाहिए, वो इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद वो पैसे अलोकेट करेंगे ईच रिस्क के लिए। ओके, इसी का उपयोग है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इट इज इन लाइन विद सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट। ओके, रिमेंबर दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इट इज इन लाइन विद सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट। ये सेक्शन 47 क्या बोलता है? ये बोलता है कि पहले हम जो भी कमाते हैं ना, जो भी आरबीआई कमाता है, जो भी आरबीआई का प्रॉफिट है, पहले वो प्रोविजन करना चाहिए फॉर द एक्सपेंसेस। आर्मी में बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे ना, जैसे रेंट पे करना है, जैसे सैलरी पे करना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो एक्सपेंसेस और रिस्क, तो मैंने बोला था ना ये तीनों रिस्क हैं। तो ये रिस्क और एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट से कुछ प्रोविजनिंग करना चाहिए। उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसे गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को देना चाहिए। ओके, तो दिस इज इन लाइन में सेक्शन 47। तो यही है सेक्शन 47 का पर्पस। ओके, रिसेंटली एक बहुत सारे अमाउंट, ओके, आरबीआई ने वेरी ह्यूज अमाउंट आरबीआई ने ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपको बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में वो अमाउंट क्या था। ओके, मैं वो अमाउंट इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारे आया था। तो यू शुड नो दिस नंबर बिकॉज इज द हाईएस्ट सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay, so you have to mention in the comment section what is the amount of surplus that was transferred by Reserve Bank of India to the government of India. तो ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ना एवरी 5 years इनको रिवाइज करना चाहिए या रेकमेंड करना चाहिए। ओके, ये 2019 में ये शुरुआत हुआ था ना, सो नाउ इट हैज़ बीन 5 years। तो अब इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए या इट कैन रन एज इट इज़ रनिंग। तो ये करने के लिए उन्होंने मीटिंग कनेक्ट किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उस मीटिंग में ही उन्होंने रिवाइज किया है कंटीजेंट रिस्क बफर। कंटीजेंट रिस्क बफर क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, so every 5 years this economic capital framework has to be revised or not। उसके लिए 5 years every once in 5 years मीटिंग होना चाहिए। और अब इसका मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग में इस बफर को चेंज हुआ था या रिवाइज हुआ था। So economic capital framework system used by the Reserve Bank of India to figure out how much money it needs to keep aside to protect itself from different type of risk like market risk, credit risk, operation risk, etc. Okay, तो हम हर एक रिस्क को डिस्कस करेंगे। पहला है मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क क्या, हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ना, जैसे मार्केट में फिनेंशियल मार्केट्स हैं, जैसे आप लोग में या आप शेयर्स
बॉन्ड्स या शायद को इक्विटीज भी बोलते हैं। तो उसमें ये क्या है, ये सारे मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके, म्यूचुअल फंड्स ये भी एक मार्केट इन्वेस्टमेंट है। जैसे इवन द आरबीआई मेक्स इन्वेस्टमेंट लाइक दिस। ओके, ये भी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे फॉरेन बॉन्ड्स, हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं ना, वो ट्रेजरी बिल्स क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ओके, गवर्नमेंट सेल्स द ट्रेजरी बिल्स, उसकी तरफ फॉरेन बैंक्स या फॉरेन कंट्रीज भी बॉन्ड्स सेल करते हैं। जैसे हम ट्रेजरी बिल सेल करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल सेल करते हैं, वैसे दूसरे देशों में भी वो बॉन्ड सेल करते हैं। ओके, तो उस सारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन भी हो सकता है ना। मानते हैं कि हम एक शेयर आज खरीदे तो वो कल उसका शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशंस, ये है रिस्क। ओके, ये है मार्केट रिस्क, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना मूवमेंट कैसे होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, हम नहीं जानते। तो ये है मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क से क्या लॉस हो सकता है वो कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। ओके, इस मेथड के बारे में आप जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड क्या लॉस हो सकता है मार्केट रिस्क से। तो अब देखिए तो आरबीआई का कॉन्फिडेंस लेवल है 99.5% हैंडल लॉसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंडर दिस करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ओके, फ्यूचर में ओके आरबीआई को मार्केट रिस्क के वजह से कुछ लॉसेस हो गया तो उस लॉसेस को कवर करने में हमारे पास पैसा है, हम 95% कॉन्फिडेंट है। ओके, उसका 99.5% का मतलब है कि फ्यूचर में मार्केट रिस्क कारण कुछ लॉसेस हुआ तो हम उस सारे लॉसेस कवर करने का कॉन्फिडेंस लेवल है 99.5%। वही है ये। ओके, दिस इज नॉट द 99.5% मनी kept aside, it is the confidence level जो आरबीआई बोलता है कि फ्यूचर में मार्केट रिस्क कारण कुछ लॉसेस आ गया तो if in future if there is any losses that is occurring due to the market risk, then we are 99.5% sure or confident that we will cover that losses. नेक्स्ट है मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। ये रिस्क क्यों आता है? ये रिस्क इन्फ्लेशन वजह से, प्राइस इंक्रीज वजह से ये रिस्क आता है। ओके, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये सब इस रिस्क के अंदर आते हैं। तो इस रिस्क का अभी बफर है 4.5% टू 5% ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, तो इस रिस्क से वजह से कुछ भी लॉसेस हुआ तो इस रिस्क को टैकल करने के लिए कितना मनी, ओके आई टोल्ड यू राइट, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है? टू कीप मनी असाइड for the losses that might occur in the future, okay, due to these types of risk. Okay, तो इस रिस्क से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो उस रिस्क को टैकल करने के लिए हम एक बफर मेंटेन करेंगे। वो बफर है 4.5% टू 5% ऑफ बैलेंस शीट। तो आरबीआई का बैलेंस शीट होगा ना, मानते हैं कि आरबीआई का बैलेंस शीट 100 करोड़ वैल्यू का है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो 4.5 टू 5.5% इसके बीच ये बफर होगा। ठीक है, इस पर्पस के लिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए ये बफर मेंटेन होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? जब भी एक बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है तो वो क्या होता है? वो क्रेडिट रिस्क होता है ना। जैसे बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स में भी होता है ना, वैसे आरबीआई से भी बोरो करते हैं। बहुत सारे बैंक्स बोरो करते हैं। ओके, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो करते हैं। तो वो रिपेमेंट नहीं किए तो वो एक बोरोवर डिफॉल्ट है, तो उसका नाम है क्रेडिट रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क जस्ट सिस्टम फेलियर। सिस्टम में ही ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसमें से कुछ भी लॉसेस हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द पीपल, दैट इज द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय हैं वो एररेनियस एक्टिविटीज कर सकते हैं ना, बाय मिस्टेक कुछ मानते हैं कि वो एक एक्स अकाउंट नंबर को ट्रांसफर करना है, बाय मिस्टेक उन्होंने वाई अकाउंट नंबर को ट्रांसफर कर दिया है, तो ये एक रिस्क है। सो ये एक ऑपरेशन रिस्क है। तो ये दोनों क्रेडिट एंड ऑपरेशन रिस्क कवर करने के लिए कितना बफर मेंटेन करना चाहिए आरबीआई को? तो दिस इज फ्रॉम रिस्क फ्रॉम सिस्टम और प्रोसेस फेलियर्स एंड ऑल्सो द बोरोवर डिफॉल्ट रिस्क। ये दोनों कवर करता है क्रेडिट एंड ऑपरेशन रिस्क, और इस रिस्क को कवर करने के लिए बफर हमको 1% ऑफ द बैलेंस शीट मेंटेन करना चाहिए। तो 100 crores मीन्स वी हैव टू मेंटेन 1 crore for this to cover this credit and operational risk. So अब तक हमने 3 रिस्क कवर कर दिया है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड द मॉनिटरी रिस्क। ओके, मार्केट रिस्क में देखा थी कॉन्फिडेंस लेवल 99.5% और क्रेडिट रिस्क अभी देखा 1% और मॉनिटरी रिस्क है 4.5% टू 5% ऑफ द बैलेंस शीट। ये है रिस्क बफर टू बी मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इस इकोनॉमिक कैपिटल में ना दो कंपोनेंट्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विन कंपोनेंट्स। वो एक है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। रिमेंबर देयर आर ट्विन कंपोनेंट्स इन इकोनॉमिक कैपिटल, एक है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। तो ये रियलाइज्ड इक्विटी क्या है, रीवैल्यूएशन बैलेंसेस क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रियलाइज्ड इक्विटी, so this is the actual money RBI has set aside from its profit that is available to deal with any losses or risk। ये पैसा हाथ में है, ओके जो प्रॉफिट हुआ है उसको असाइड रखते हैं, क्यों फ्यूचर में कुछ लॉसेस या रिस्क है तो उसको कवर करने के लिए। सो एक्चुअल मनी RBI has set aside from its profits that is available to deal with any losses or risk। एग्जाम्पल है कि एक कंपनी ए है, ओके उसका प्रॉफिट है 10 करोड़, उसमें से ना रियलाइज्ड इक्विटी में उन्होंने 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है, ओके अब इसका प्रॉफिट हुआ 5 करोड़, तो 5 को प्रॉफिट में है और 5 को रियलाइज्ड इक्विटी में है। तो रियलाइज्ड इक्विटी का क्या में फ्यूचर में कुछ लॉस हुआ तो उसको कवर करने के लिए ये 5 करोड़ उपयोग होगा। ये है रियलाइज्ड इक्विटी का उपयोग या पर्पस। तो उसमें देखें तो फर्स्ट वन इज कैपिटल। सो ये कैपिटल क्या है, इनिशियल अमाउंट पुट इनटू ऑपरेशन। जब भी कुछ काम करना है या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है आपको कैपिटल चाहिए ना, वो है ये कैपिटल। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। तो ये रिजर्व फंड ना थोड़ा पैसा रिजर्व फंड में रखेंगे और इसका पर्पस है, इसका कारण है फ्यूचर में कुछ भी उपयोग आया तो इफ देयर इज एनी फ्यूचर यूज उसके लिए ये रिजर्व फंड उपयोग होगा। तो इफ यू सी for future use from RBI's profit this reserve fund will be put। okay there will be various types of fund, उसमें reserve fund future में कुछ काम आए तो वहां इस फंड उपयोग होगा। नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड। CF इज कंटीजेंसी फंड। तो ये ना इमरजेंसी केसेस में जब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाता है तो उसके लिए ये उपयोग होगा। आपके देखें तो बहुत सारी फिनेंशियल एनालिस्ट भी यूट्यूब में भी कहते हैं ना आपको 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। मतलब है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो भी आपका हाउस होल्ड का खर्चा है उस अमाउंट आपके पास होना चाहिए। यदि आपको फायर हो जाते हैं, आपका काम दे फायर यू फ्रॉम वर्क, देन यू शुड बी एबल टू कवर योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट फंड मेंटेन करना चाहिए और उसका नाम है इमरजेंसी फंड, जो 6 महीने का खर्चा वो सेव कर सकता है, वो रन कर सकता है। तो वैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल एनालिस्ट। सिमिलरली इसका कारण भी वही है, कंटीजेंसी का फंड का भी वही कारण है। इट इज एन इमरजेंसी फंड टू कवर द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हुआ तो वो कवर करने का पर्पस है ये कंटीजेंसी फंड। नेक्स्ट इज असर्ट डेवलपमेंट फंड। ADF मीन्स असर्ट डेवलपमेंट फंड। तो ये कैपेक्स स्पेंडिंग, ओके कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स बिल्डिंग वो सब करना है, मशीनरीज बाई करना है तो ये फंड उसके लिए उपयोग होगा। तो कैपेक्स कंपनी, ओके ये है सारे कंपनीज अंडर द रियलाइज्ड इक्विटी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो फ्रॉम प्रॉफिट और सो वेयर विल द मनी कम, ओके यहाँ फंड है, बहुत सारे फंड है तो इसका पैसे कहाँ से आएगा, इसका पैसे प्रॉफिट से आएगा। So from the profit it will transfer to the contingency fund. From the profit the RBI will transfer the money to the ADF, Asset Development Fund. Again from the profit only it will transfer to the reserve fund. Okay, so from profit only all this money will go to the various respective funds. Next है revaluation balances. तो ये क्या होता है, ये ना not actual cash, previous realized equity में actual cash हमारे पास है, लेकिन इसमें ना not actual cash, ये है पेपर प्रॉफिट या लॉसेस ड्यू टू मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। तो हम लेट मी टेल एन एग्जांपल, ओके दैट इज अ पर्सन ए। so let us say that he has an account in Zerodha app। Zerodha app में क्या कर सकते हैं हम, शेयर्स इक्विटीज ये सब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल सकते हैं। ओके तो उन्होंने ना रिलायंस शेयर को खरीदा है। So say you have bought the price, you have bought it today. Say that a person has bought the Reliance share today. Price of the Reliance share today is 500. उन्होंने खरीद लिया। Okay, I don't know the price of the Reliance share. I'm just telling it for an example purpose. Okay, तो एक Reliance share उसने 500 रुपीज को खरीद लिया और ये लॉन्ग टर्म ये Reliance share रखना चाहता है। मतलब है कि एटलीस्ट फॉर 6-7 ईयर्स ये शेयर को होल्ड करना चाहता है। ओके वो कल उस ऐप को ओपन करता है और देखता है दिस इज T+1 डे, नेक्स्ट डे तो उस दिन ना रिलायंस शेयर का प्राइस कितना हो जाता है, 510 हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट कितना है, 10 रुपया है। ओके नेक्स्ट T+2 देखता है तो रिलायंस शेयर का प्राइस हो जाता है 540, तो उसका प्रॉफिट क्या होता है
प्लस 40 रुपीज़। तो ये ना, ये प्रॉफिट ना उसका ज़ीरोधा ऐप में दिख रहा है, लेकिन ये 40 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, ठीक है। दिस इज शोन इन हिज ज़ीरोधा ऐप, बट ये उसके बैंक अकाउंट में, ये क्या 40 रुपीज़ 40 रुपये उसके पास है? नहीं है, उस ऐप में है, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस रीवैल्यूएशन बैलेंस मीन्स। ओके, आरबीआई दे इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ अदर पर्पस ऑल्सो, लाइक सिक्योरिटीज, हम देखा है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका पैसे ना हर एक दिन फ्लक्चुएट होता है, एक दिन ऊपर हो जाता है, एक दिन नीचे हो जाता है, तो हर एक दिन ये फ्लक्चुएशन होता है और हर एक दिन उसके पेपर में दिख रहा है। ओके, इधर लॉस या प्रॉफिट वो पेपर में दिख रहा है, लेकिन वो असली प्रॉफिट नहीं है। जब असली प्रॉफिट, जब असली लॉस होता है जब उसको बेचते हैं, जब वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, तभी उसे हम रीवैल्यूएशन बैलेंसेस से हटा देते हैं। ओके, फ्रॉम रीवैल्यूएशन बैलेंस द प्रॉफिट, इफ इट इज अ प्रॉफिट, विल गो टू द प्रॉफिट ऑफ द बैलेंस आरबीआई बैलेंस शीट। ओके, बट ये रीवैल्यूएशन बैलेंसेस क्या हो जाता है, इट इज ओनली इन द पेपर, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओनली इन द पेपर, नॉट इन रियल। So that is why it is called, it is not actual profit, it is not actual cash, it is only paper profit या losses due to the market prices fluctuation. तो इस revaluation balances में क्या क्या आता है? तो इसमें CGRA, तो CGRA है करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो आरबीआई इन्वेस्ट इन डॉलर्स, वी सी नो आरबीआई उनके पास बहुत सारे डॉलर्स हैं, तो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, और डॉलर और गोल्ड का प्राइस हर एक दिन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसीलिए ये रीवैल्यूएशन बैलेंसेस में है। नेक्स्ट है IRAFS, तो ये है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज। मैंने बताया ना कि फॉरेन सिक्योरिटीज में भी आरबीआई इन्वेस्ट करेंगे और फॉरेन सिक्योरिटीज भी हर एक दिन वो फ्लक्चुएट होगा, तो वो एक है। नेक्स्ट IRARS, वो है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटीज। तो जैसे फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई ऑल्सो इन्वेस्ट इन द इंडियन रुपी सिक्योरिटीज एंड दैट ऑल्सो हैव द सेम फ्लक्चुएशन। और लास्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन ये एग्जीक्यूट होगा फ्यूचर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि आरबीआई ने एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओके, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं $100, ओके, $100 आपको सेल करूंगा, वो फ्यूचर आफ्टर 3 months सम डेट, ओके, मे बी इन सितंबर मंथ, मैं आपको $100 सेल करूंगा और $1 का पैसा होगा 80 रुपीज़। उन्होंने इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। सो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट होगा? सितंबर मंथ ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, दैट इज आफ्टर 3 months और समथिंग ओनली इट गेट एग्जीक्यूटेड, और अब भी उसका पैसा, उसका डॉलर का पैसा अभी ही उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, इट इज देयर इन द पेपर्स। तो ये आज साइन हुआ है, और साइन हुआ है 80 रुपीज़ के लिए, और कल क्या हो जाता है ना, कल मानते हैं कि डॉलर प्राइस हर एक दिन फ्लक्चुएट होता है ना, तो मानते हैं कि 82 रुपीज़ हो गया। ओके, so but still RBI should sell it only at 80 rupees to the scheduled commercial bank, and so नुकसान हुआ ना आरबीआई को, सो -2 रुपीज़ नुकसान। तो ये पेपर में फ्लक्चुएट होगा, ओके, ये सिस्टम में फ्लक्चुएट होगा, लेकिन एक्चुअल नुकसान नहीं है, लेकिन ये पेपर में फ्लक्चुएट होगा। एक कैसे नुकसान हो जाता है, हो सकता है, आई टेल यू वंस अगेन, ये आरबीआई ने साइन किया है कि 3 महीने के बाद में डॉलर का पैसा कुछ भी हो मार्केट में, लेकिन आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक ए को मैं 80 रुपीज़ पर डॉलर में सेल कर दूंगा। कल द नेक्स्ट डे इटसेल्फ द डॉलर प्राइस गोज अप टू 82। ओके, सो इफ यू सी शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो मार्केट में खरीदना है तो डॉलर वो 82 रुपीज़ दे के $1 खरीदना है, लेकिन अब आरबीआई के पास तो वो 80 रुपीज़ ही देना चाहिए। तो ये 2 रुपये एक नुकसान है ना आरबीआई को। कैसे नुकसान हो सकता है? क्योंकि आरबीआई, if he had sold, okay, if the RBI had sold that dollar in the market, then the RBI would have got 82 rupees. But since already this forward contract agreement is signed, he can sell it only at 80 rupees. So here -2 rupees नुकसान है। Okay, so actual नुकसान कब होगा? Okay, actual नुकसान या actual profit कब होगा? Okay, when will it happen? At the day of the transaction when it happens. That is 3 महीने बाद ये actual transaction होगा ना, वही एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल कैश कभी आएगा। ओके, इधर बी एक्चुअल लॉस और एक्चुअल प्रॉफिट ओनली आफ्टर 3 months व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस।
3 महीने के बाद ही वो ट्रांसैक्शन होगा, तभी हमें वो रियलाइज्ड इक्विटी में जाएगा। जो भी पैसा आ रहा है ना, तभी वो रियलाइज्ड इक्विटी में जाएगा। उस समय तक वो 3 महीने सिर्फ रीवैल्यूएशन बैलेंसेस में रिफ्लेक्ट होगा। तो accordingly it might be loss or profit, it will only be reflected in the revaluation balance. Okay, hope you have understood what this forward contract valuation means. नेक्स्ट हम देखें तो फ्रॉम फाइनेंशियल 2019 टू 2023-24, ओके, हम देखें तो आउट ऑफ द आरबीआई इनकम 36.68% रिस्क प्रोविजन के लिए अलोकेट हुआ है और 63% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट 1/3 रिस्क प्रोविजन के लिए और 2/3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अलोकेट हुआ है 2018-19 टू 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। और उसके 5 इयर्स, दैट इज बिफोर 5 years of 2018-19 देखें तो 5 years before 2019 देखें तो सिर्फ 9.96%, that is almost only 10% was allocated to risk provision और बाकी 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इतना शिफ्ट, इतना चेंज क्यों आया है? ड्रास्टिक चेंज ना, फ्रॉम 10% इट हैज गॉन अप टू 32% और 34% रिस्क प्रोविजनिंग। तो ये चेंज क्यों आया था? ये चेंज आने का बहुत कारण है। पहला है कोविड-19 पैंडेमिक, तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड रिस्क हुआ था, तो उसके लिए कवर करने के लिए हमें बहुत सारी बफर चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। तो इंडिया में, ग्लोबल में, दोनों में भी बहुत अनसर्टनिटी था, बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन्स था, तो उसको कवर करने के लिए बफर ज़्यादा चाहिए हमें। और फ्लक्चुएशन इन फाइनेंशियल मार्केट। तो आप देखें तो बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड शेयर मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंस। बहुत सारे लोग आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग कोविड उन्होंने ओपन किया है डीमैट अकाउंट को, न्यूज़ में भी आया था ना। तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं और इसी कारण बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं। तो इसी कारण के लिए इन्होंने बफर को, इन्होंने रिस्क प्रोविजंस को बढ़ाया है। ओके, दैट इज व्हाई दे एलोकेटेड मोर मनी टू द रिस्क प्रोविजंस। तो अब ना हमने मीटिंग हुआ ना 616th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वहाँ कुछ चेंजेस बोले थे। वो चेंजेस क्या है? तो वो चेंजेस पहला मार्केट रिस्क में हुआ था। तो हम जानते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आरबीआई मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द बफर फॉर द मार्केट रिस्क, वो है 99.5%, इट इज फिक्स्ड। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों फिक्स्ड होना चाहिए, ये एक रेंज में होना चाहिए। ओके, इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड इट कैन बी इन अ रेंज सो दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज होने से ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मिलेगा। तो रेंज है 99.5%, 97.5%, ये है रेंज। ओके, तो पहला फिक्स्ड था, 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल था, लेकिन अब एक रेंज है, वो रेंज है 99.5% एंड 97.5%। ओके, तो ये रेंज होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड एक रेंज होना चाहिए, और वो होना चाहिए 99.5% एंड 97.5%। नेक्स्ट है प्रीवियसली ओनली कंसिडर्ड ऑन बैलेंस शीट पोर्टफोलियो और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स नहीं कंसिडर हुआ था। ठीक है, तो ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं कंसिडर हुआ था, सिर्फ ऑन बैलेंस शीट आइटम कंसिडर हुआ था। लेकिन अब हमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट का आइटम बहुत बढ़ गया है। इट इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एंटायर बैलेंस शीट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इतना बढ़ गया है कि हमें इसका रिस्क भी कैलकुलेट करना चाहिए, और उस रिस्क को कवर करने के लिए हमें एक बफर भी मेंटेन करना चाहिए। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा। ओके, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब है कि इसका ट्रांसैक्शन अब तक नहीं हुआ है। ओके, ट्रांसैक्शन डिड नॉट हैपन, इट विल हैपन ओनली इन द फ्यूचर। फ्यूचर में भी इसका ट्रांसैक्शन होगा, इट विल हैपन ओनली इन फ्यूचर। लेकिन ये 10% ऑफ द बैलेंस शीट है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, इसका वैल्यू बढ़ गया है। तो अब हम इसका रिस्क भी कैलकुलेट करना चाहिए, और इसके लिए बफर भी अलोकेट करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑन बैलेंस शीट में क्या होता है, ऑन बैलेंस शीट आइटम्स क्या होता है? एग्जाम्पल लोन। ओके, लोन में क्या होता है, तुरंत आरबीआई अकाउंट से डिडक्ट करके जो भी लोन पूछ रहा है ना, उसको पैसा जाएगा। ओके, ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस इमीडिएटली, दैट इज कैश फ्लो इमीडिएटली। मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो हैपेंस इमीडिएटली इन द ऑन बैलेंस। लेकिन ये ऑफ बैलेंस में ना इमीडिएटली कैश फ्लो नहीं होगा, फ्यूचर में हो सकता है। ओके, फ्यूचर में होगा। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन,
हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, ये एक ऑफ बैलेंस शीट है क्योंकि ये मनी ट्रांसफर 3 महीने के बाद ही होगा, ये डॉलर ट्रांसफर 3 महीने के बाद ही होगा। ओके, तो ये है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट। मेन थिंग इज ऑन बैलेंस शीट में तुरंत वो ट्रांसैक्शन हो जाता है, तुरंत वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ऑफ बैलेंस शीट में सिर्फ एक अग्रीमेंट हो जाता है, जैसे बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, सिर्फ अग्रीमेंट होता है, उसका मनी ट्रांसफर फ्यूचर में ही होगा, अब नहीं होगा। तो फ्यूचर में होगा ना, तो फ्यूचर में कुछ रिस्क भी आ सकता है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए बफर हमें मेंटेन करना चाहिए। सो दिस इज द अनदर चेंज और द रिकमेंडेशन मेड। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क बफर मे इंक्लूड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन माइनर करेंसी। ओके, जैसे हमने देखा कि डॉलर में पैसे ऊपर या नीचे आ सकता है, तो प्रीवियसली व्हाट वाज इट ना, आरबीआई सिर्फ मेजर करेंसीज को स्टोर कर रहा था, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन। तो वैसे इंपॉर्टेंट करेंसीज, मेजरली यूज्ड करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वैसे करेंसी ही यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था या स्टोर कर रहे थे। ओके, लेकिन अब ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए और करेंसीज और माइनर करेंसीज भी स्टोर करने लगे, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ओके, देन स्विस फ्रैंक। तो वैसे करेंसीज, माइनर करेंसीज भी स्टोर करने लगे, तो इनके लिए भी फ्लक्चुएशन होते हैं ना, सो इनको कवर करने के लिए भी हमें बफर मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ ये मेजर करेंसीज फ्लक्चुएशंस के लिए बफर नहीं मेंटेन करना चाहिए, इस माइनर करेंसीज के कारण जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहा है, उस फ्लक्चुएशंस को कवर करने के लिए भी हमें बफर मेंटेन करना चाहिए। ओके, सो 3 थिंग्स वी सॉ अंडर द मार्केट रिस्क। फर्स्ट, वो कॉन्फिडेंस लेवल पहले फिक्स्ड था 99.5%, अब इसमें एक रेंज है, दैट इज 99.5%, 97.5%, एक रेंज हुआ है। सेकेंड, हमें पहले सिर्फ ऑन बैलेंस शीट को कवर कर रहे थे, लेकिन अब ऑफ बैलेंस शीट का रिस्क भी कवर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट है, माइनर करेंसी का फ्लक्चुएशन भी हम कवर करना चाहिए और उसके लिए भी बफर मेंटेन करना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई हैव आल्सो रिवाइज्ड दैट मार्केट रिस्क चेंजेस। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो इसमें देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, इट इज द सेम, दैट इज सेम 1% ऑफ द बैलेंस शीट शुड बी मेंटेन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। ओके, तो इसमें ना बफर मेंटेनेंस में कुछ चेंजेस हुआ है। तो हम देखे थे एट प्रेजेंट बफर मेंटेनेंस इज 4.5% to 5.5%, राइट, बट नाउ इट इज बीन चेंज्ड टू 5% प्लस or माइनस 1.5%। इसका मतलब है कि 3.5% to 6.5%। Okay, this is the buffer it has to be maintained for monetary and financial stability risk. From the previous 4.5 to 5.5, अब हुआ है 3.5 to 6.5। ये है बफर आरबीआई मेंटेन करना चाहिए टू कवर द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। तो ये कंटीजेंट रिस्क बफर क्या क्या कवर करता है? तो ये दो रिस्क कवर करता है, एक है क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क और दूसरा है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। तो इस दोनों रिस्क के कारण जो भी लॉसेस फ्यूचर में हो सकता है, उस लॉसेस को कवर करने के लिए ये कंटीजेंट रिस्क बफर क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो पहले कंटीजेंट रिस्क बफर का रेंज क्या था? 6.5 टू 5.5%, ये था कंटीजेंट रिस्क का बफर। ठीक है, तो इसमें ना 1%, वी नो दैट क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क है 1% और मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क का परसेंटेज था 4.5% टू 5.5%। तो आप ऐड किए तो ये आ जाएगा 6.5 टू 5.5%। ओके, लेकिन अब ये रिवाइज हुआ है, अब इस कंटीजेंट रिस्क बफर रिवाइज हुआ है। सो अब लेटेस्ट कंटीजेंट रिस्क बफर का रेंज है 7.5% टू 4.5%। तो ये कैसे चेंज हुआ है? हम अभी डिस्कस किए ना, ये क्रेडिट एंड ऑपरेशन रिस्क में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, इट इज द सेम 1%, लेकिन इस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क में चेंज हुआ है, दैट इज 3.5% टू 6.5%। ये है मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क का नया बफर। सो व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट 7.5% टू 4.5%, ये डिराइव हो गया। ठीक है, तो दिस इज द चेंज, दैट इज क्रेडिट एंड ऑपरेशन रिस्क का बफर सेम ही है, लेकिन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क का बफर बढ़ गया है, एंड दैट इज वाई द न्यू रेंज कंटीजेंट रिस्क बफर का नया रेंज है 7.5% टू 4.5%। So that is what this is.
7.5% to 4.5%. The new contingent risk buffer, this is very, very important. Please do remember, very, very important from any एग्जाम्स, फ्रॉम एनी बैंकिंग पॉइंट ऑफ एग्जाम्स ये इंपॉर्टेंट है. और अब आपका SBA PO इंटरव्यू भी आ रहा है, तो वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द सरप्लस अमाउंट दैट इज बीन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्यों इतना सरप्लस गया था, कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब आपको जाना पड़ेगा. ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू देम एंड दे विल ऑल्सो बी वेरी इम्प्रेस्ड इफ यू नो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स द bankers must know, and if you explain it to them in a very proper way with giving a lot of data points, no, they will really get impressed. And that's why I'm telling it is very, very important. Please remember the number and tell me in the comment section what is the surplus amount transferred by the RBI to the government of India also. So ये surplus distribution policy, so on the basis of this only the surplus is sent to the government of India by the RBI. okay, तो ये surplus distribution policy क्या है? तो इस economic capital framework में है ना, हम दो चीज कर रहे हैं. वो एक है रिस्क प्रोविजन, जो भी रिस्क है उसको कवर करने के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, और दूसरा जो भी बचा हुआ है आफ्टर रिस्क प्रोविजन वो हम सरप्लस की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, ये दोनों चीज हो रहा है. तो आप देखिए तो हमने दो कंपोनेंट पढ़ा है ना इकोनॉमिक कैपिटल में, एक है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है रीवैल्यूएशन बैलेंसेस. जो भी सरप्लस ट्रांसफर कर रहे हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, RBI की तरह से जो भी सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो सिर्फ रियलाइज्ड इक्विटी कंपोनेंट से ही हो रहा है. रीवैल्यूएशन बैलेंस से कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन बैलेंस ये पेपर प्रॉफिट या लॉस है ना. दिस इज अ पेपर प्रॉफिट और लॉस, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट. इसका एक्चुअल कैश हमारे पास नहीं है, तो एक्चुअल कैश नहीं है तो हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? मानते हैं कि हम गोल्ड, RBI ने गोल्ड 2020 में खरीदा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे हैव बॉट. ओके, अब 2025 में एक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे हैव गॉट इट एट 4000. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. आई डोंट नो व्हाट वाज द 1 ग्राम गोल्ड रेट इन 2020. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग 2025 अब उस 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस हो गया 8800. ओके, तो 4800 प्रॉफिट है, लेकिन ये गोल्ड के इट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, राइट? ये पैसे के फॉर्म में नहीं है, ये गोल्ड के फॉर्म है. इट इज द सेम गोल्ड, लेकिन उसका अप्रिशिएशन हुआ है, उसका वैल्यू बढ़ गया है. क्या हमें ये ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं. जब हम सेल करेंगे उसके बाद वो पैसा आएगा, फिर उस पैसा रियलाइज्ड इक्विटी में ट्रांसफर होगा और फिर वो पैसा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन रीवैल्यूएशन बैलेंस का प्रॉफिट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसीलिए जो भी ट्रांसफर RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर रहा है वो सारे रियलाइज्ड इक्विटी कंपोनेंट के फॉर्म ही ट्रांसफर कर रहे हैं. नथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन बैलेंसेस. तो रीवैल्यूएशन बैलेंसेस इफ यू सी इट इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. दिस इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी. तो हम कितना रियलाइज्ड इक्विटी हमें रखना चाहिए और उसके बाद ही हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं. ओके, जितना भी रियलाइज्ड इक्विटी है हमें रखना चाहिए. ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी? हाउ डू वी कैलकुलेट द RBI को कितना रियलाइज्ड इक्विटी रखना चाहिए, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो ना requirement of realized equity is calculated as contingent risk buffer plus the shortfall in the revaluation balances. Okay, so requirement realized equity का formula है contingent risk buffer plus the shortfall if any in the revaluation balances. Okay, so contingent risk buffer कैसे calculate करना है हम वो previous slide में देख चुका है. ये shortfall if any in revaluation balances ये क्या है, ये क्या होता है और ये क्यों रियलाइज इक्विटी में रखना चाहिए, मैं एक डिटेल एग्जांपल से आपको बताऊंगी. दो सिनेरियो हम देखेंगे. ओके, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2. मानते हैं कि RBI के पास सिर्फ दो टाइप ऑफ करेंसी उन्होंने स्टोर किया है. एक है USD, 1 USD डॉलर, और एक है 1 यूरो. ओके, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग. उनके पास एक USD डॉलर है और एक यूरो है. USD डॉलर उन्होंने 80 रुपीज़ के लिए परचेस किया है. ओके, फ्यूचर में ये क्या हो जाता है ना, ये 85 हो जाता है. प्लीज मानते हैं कि 10 दिन के बाद जो भी परचेस हुआ है 80 रुपीज़ 1 USD डॉलर उन्होंने परचेस किया है और ये 85 हो जाता है. ओके, तो इसमें से प्रॉफिट 5 रुपीज़ है. और यूरो उन्होंने 60 रुपीज़ के लिए परचेस किए हैं और ये
10 दिन के बाद इसका प्राइस हो जाता है 58 रुपीज़। तो इसमें लॉस कितना है? -2 है ना, क्योंकि उन्होंने 60 रुपीज़ के लिए 1 यूरो परचेस किए हैं, लेकिन अब मार्केट में सिर्फ 58 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इसका पेपर लॉस है -2 और यूएसडी का पेपर लॉस है +5। तो ओवरऑल कितना हुआ है? +3, करेक्ट। तो जो भी -2 लॉस है यहाँ, ये क्योंकि यहाँ 5 रुपये प्रॉफिट है, इस लॉस को ये प्रॉफिट कवर कर चुका है। ओके, जो भी लॉसेस हैं इस रिवैल्यूएशन बैलेंसेस में, इसका लॉस ये प्रॉफिट कवर कर चुका है, इसलिए हम रियलाइज्ड इक्विटी से यहाँ पैसा ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है। तो रियलाइज्ड इक्विटी से यहाँ कुछ कवर करने के लिए, कुछ अलोकेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिनेरियो 2 देखेंगे। मानते हैं कि सेम 1 USD 80 रुपीज़ में परचेज हुआ था और 10 दिन के बाद उसका पैसा सेम 85 हुआ था, सो इसमें प्रॉफिट था +5। और 1 यूरो, ओके, सेम 60 रुपीज़ में परचेज हुआ है, लेकिन 10 दिन बाद इसका प्राइस हो जाता है 40 रुपीज़। तो नुकसान है ना, बिकॉज यू बॉट इट एट 60 रुपीज़ बट नाउ इट इज़ अवेलेबल एट 40 रुपीज़ इटसेल्फ। तो नुकसान कितना हुआ है? -20। तो इसमें सिर्फ 5 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो रिमाइनिंग 15 रुपीज़ लॉस ये कौन कवर करेगा? इसका बफर कहाँ से आएगा? इसका बफर रियलाइज्ड इक्विटी से आएगा। ओके, हमने दो इकोनॉमिक कैपिटल में 2 कंपोनेंट देखे ना, एक है रियलाइज्ड इक्विटी और एक है रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। तो इस रिवैल्यूएशन बैलेंस में अब 15 रुपये शॉर्टफॉल है, तो इसका कवर करने का पैसा रियलाइज्ड इक्विटी से आएगा। ठीक है, तो हमें कंटीजेंट रिस्क बफर हमने देखा है ना, 7.5 to 4.5% ऑफ बैलेंस शीट हमें मेंटेन करना है कंटीजेंट रिस्क बफर एज पर द न्यू चेंजेस, प्लस इसमें शॉर्टफॉल हुआ तो यहाँ शॉर्टफॉल है 15 रुपीज़, तो प्लस 15 रुपीज़ हमें मेंटेन करना है और बाकी रिमाइनिंग पैसे ही हम सरप्लस काउंट करेंगे और वो ही आरबीआई को ट्रांसफर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली। ओके, जो भी रियलाइज्ड इक्विटी है, रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी वो है आरआर ही, उसे पहले आरबीआई को मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद ही जो पैसा बचा हुआ है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। Okay, without maintaining this RRE, he cannot transfer. The RBI cannot transfer. RRE, if suppose the money with the RBI, it is lesser than the RRE. Say suppose it has earned 10 crores. Okay, I'm telling for an example. RBI के profit था 10 crore और उनका requirement of realized equity है 11 crore. तो this is shortfall, right? Profit 10 crore है, लेकिन realized requirement of realized equity है 11 crore. तो शॉर्टफॉल है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, प्रॉफिट कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है आरबीआई को। ये रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी जो भी अमाउंट है पहले उसको मेंटेन करना चाहिए, पहले उसको बफर करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए, उसके बाद भी जो पैसा है वो आरबीआई को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, so this is what is economic capital framework and this is first reason why they have raised. We have told you the reasons, lot of COVID pandemic, geopolitical tensions, fluctuations, इसके कारण ही सारे रेस हुए। ओके, एंड ऑल्सो द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुआ है इस रीसेंट मीटिंग में, वो चेंजेस हमने इन डिटेल में कवर किया है और कैसे ये कंटीजेंट रिस्क बफर कैलकुलेट करते हैं और रिवैल्यूएशन बैलेंस क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इस दोनों को ऐड करके ही हम रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी कैलकुलेट करते हैं और इसको रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी को मेंटेन करने के बाद ही हम बचे हुए पैसे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये है कंप्लीट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। So I hope you have understood this. Okay, see this video once. After that, if possible, you can go and read the PDF that is uploaded in the RBI website. Okay, RBI website में revised economic capital framework एक 50 या 40 pages PDF है, तो वो जाकर आप एक बार पढ़ सकते हैं so that you have complete knowledge about economic capital framework. This is a very very important topic from both the exam phase 1 and phase 2 and also from the interview point of view. Okay, I hope you have understood it. आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी।